हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्नवपति है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और इस बार नीट 2023 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 19 आया है और मैंने 720 में से 715 स्कोर किया है। तो जैसा आप जानते हैं कि नीट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इस तीनों सब्जेक्ट को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो आइए पहले डिस्कशन करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो आप जैसे जानते हैं कि फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और ज़्यादातर नीट स्टूडेंट को इससे एक आपका मतलब फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन लेते हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स को आपको समझ के पढ़ना चाहिए। अगर फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट को आप रट्टा मार रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिन ये याद नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद ही आप इसको भूल जाएंगे। तो आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, तो उसको ध्यान से पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रही है, चाहे स्कूल में पढ़िए या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़िए, आपको टीचर्स का गाइडेंस लेना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। उसके साथ साथ जैसे फिजिक्स में मैंने बताया बहुत सारे फार्मूला है, तो आप फार्मूला को रट्टा मार के याद नहीं रख सकते। कोई भी फार्मूला पढ़े तो उसके बाद उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका क्या डेरिवेशन है, उसको आप अच्छे से समझिए। उसके बाद आप फार्मूला को याद रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको इसको लंबे टाइम तक याद रहेगा और जब असली एग्जाम आएगा तब इसको अप्लाई करने में भी आपको मदद मिलेगा। इसके साथ साथ फिजिक्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और क्वेश्चन सॉल्व आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़िए तो आप उसके स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मार्केट में जैसे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, चाहे वो एस सी वर्मा के हो या फिर सेंगेज के हो, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेन बात ये है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को आपको क्लियर करने के लिए आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री की जैसे आप जानते हैं तीनों टॉपिक है, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह ही है, इसमें भी बहुत सारे फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे एनसीईआरटी में 11th और 12th में कुछ टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन तुलनामूलक मतलब कंपेरेटिवली कम होता है। तो आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए एक अलग सा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। जैसे कि 12th में दो टॉपिक है, सॉलिड स्टेट और एक कॉलॉइड वाला चैप्टर है। तो उसको आपको एकदम एनसीईआरटी से थोरो आउट लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है और हर एक लाइन को समझ के पढ़ना है। उसमें बहुत सारे टेबल्स दिए होते हैं, उसको आपको एकदम याद रखना है, ताकि उसमें नीट में कहीं से भी क्वेश्चन उस टेबल में से या फिर कोई लाइन से भी उठ के आ सकता है। इसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे मैंने बताया बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स भी है। तो उसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और ढेर सारे क्वेश्चन भी उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप जब असली नीट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो तब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगे और आप उसको एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में सॉल्व कर सकें। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है बहुत सारे डाटाज होते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड के फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फिनोमेनाज एक्सेप्शन भी होते हैं। तो आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए मेन आपको एनसीईआरटी के ऊपर ही ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी नेशनल एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो या फिर नीट हो या फिर अदर्स भी कोई अगर अदर्स जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कोई भी सब्जेक्ट पे। और जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाटाबेस चैप्टर है, डाटाबेस टॉपिक है, तो उसमें एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंस है वो और भी बढ़ जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के हर एक डाटा को, हर एक टेबल को और हर एक लाइन को अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो इनर केमिस्ट्री के कुछ कुछ डाटा याद रखने के लिए आप खुद से या टीचर से मदद लेकर कुछ निमोनिक्स टाइप का बना सकते हैं, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक याद रख सके। इसके साथ जैसे हर एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में है, उसमें ऐसे ही इनर केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि आपने जो सीखा है, आपने जो याद रखा है वो आपको लंबे टाइम तक याद रहे, उसका और इजीली याद रहे, ताकि आप नीट के जब असली एग्जाम हो उसको तुरंत सॉल्व कर सके। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर आप चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जैसे पीरियोडिक टेबल का या फिर केमिकल बॉन्डिंग का, तो आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ अगर टीचर आपको गाइड करे जैसे वैसे आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा बुक भी सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं। उसको पहली नज़र में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये याद रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको एक प्रॉपर मतलब स्ट्रेटेजी मेंटेन करके, प्रॉपर एक शेड्यूल बना के अगर आप उसको रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे, तो आसानी से याद हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं उसके मैकेनिज्म्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि अगर जो एनसीईआरटी में या फिर जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें जो कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन दिया हुआ है,
अगर एग्ज़ाम में वो उस कंपाउंड के अलावा कोई अलग कंपाउंड आ जाए तो भी आप अच्छे से और एक कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर सकें। इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जैसे आप फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री के फिजिकल और इनऑर्गेनिक में मैंने बोला बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और इसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक की तरह ही एनसीईआरटी को आपको ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी के हर एक रिएक्शन को आपको लिख के एक बार प्रैक्टिस करना है। हर एक जो रिएक्शन के रिएजेंट्स होते हैं या फिर जो कंडीशंस होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि क्वेश्चन आप अभी जो नीट का ट्रेंड है क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। और अभी जैसे 2-3 साल से आपने देखा होगा कि नीट 2023 में एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो तो इस तीनों चीज़ों को अगर जैसे एसर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन में कई तरह के कन्फ्यूजन आ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन ना आए और आपको कॉन्फिडेंस के साथ इसको सॉल्व करना है तो एनसीईआरटी को हर एक थियोरेटिकल लाइन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं जो नीट का मेन बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है वो होता है बायोलॉजी। अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि बायोलॉजी असल में 2 सब्जेक्ट से बना हुआ है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। और इसमें दोनों में ही 45 क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में बायो को दुगना टाइम देना पड़ेगा। और जैसे बायो में आपको सभी को पता होगा कि अभी नीट में बायो के लिए एनसीईआरटी ही एकमात्र स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, कोई दूसरा बुक आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है एज ए स्टडी मटेरियल। तो लेकिन अगर आप कोई स्टडी मतलब कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो जैसे आपको टीचर गाइड करे आप उनके स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हो। और अब आता है कैसे आपको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए बायो के बारे में। तो बायो में जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको हर एक लाइन को एक बार अंडरलाइन पहले जब पढ़े उसको अंडरलाइन करके पढ़े, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो टीचर से गाइडेंस ले। और जो जो इंपॉर्टेंट डाटा आपको लग रहे हैं छोटे छोटे डाटाज है उसको जो एनसीईआरटी के पास में जो गैप्स होते हैं उसमें लिख लीजिए, ताकि आपको जब लास्ट मोमेंट में उसको रिवाइज करना पड़े तो उसमें ज़्यादा समय आपको ना लगे। और एनसीईआरटीज़ में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, उसको जो लेवलिंग्स है उसका उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ताकि जैसे कोई भी एग्ज़ाम में अगर लेवलिंग आ जाए तो उसको आप तुरंत सॉल्व कर सके, आपको कोई डाउट ना आए। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बायो में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपका एनसीईआरटी का लाइन अच्छे से याद रहेगा, हर एक डायग्राम आपको अच्छे से याद रहेगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो उनके जो स्टडी मटेरियल के पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बायो के बारे में कि जैसे बायो में भी ऐसे बहुत सारे बुक्स बाज़ार में मिलते हैं कि बहुत कुछ एडवांस होते हैं। उस एडवांस को अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको नीट में फ़ायदा तो वैसे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जैसे नीट में जो अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता भी है तो वो फिर भी वो जो एनसीईआरटी में लॉजिक दिया हुआ है या फिर एनसीईआरटी में जो डाटा ऑप्शन दिया हुआ है उनको ही फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नीट में आप अच्छा कर पाएंगे बायो में भी। अब आते हैं एग्ज़ाम हॉल सिचुएशन, जो कि एक नीट में अच्छा करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एग्ज़ाम हॉल सिचुएशन हर एक स्टूडेंट को अच्छे से डील करना चाहिए और एक पेशेंस के साथ डील करना चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको कोई मार्क्स या रैंक्स के बारे में नहीं सोचना है। जब पेपर आएगा तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं करूँगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और एक कूल माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे ना आए तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सोचिए, अगर फिर भी नहीं आया तो उसको स्किप कर जाइए। जो क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी आ रहा है उसको आप करते जाइए, और जो क्वेश्चन आपने नहीं किया उसको मार्क करके रखिए। जब जितने सारे क्वेश्चन अपने एक अटेम्प्ट ने कर लिया वो आपने कर लिया, उसके बाद जो आपने बचा के रखा है, मार्क करके रखा है, वो आप एक बार दोबारा देखिए। हो सकता है इस बार आप फ्री माइंड से सोचेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। और यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल के मतलब एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे हैं तो एक मेन चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे शायद उनका प्रिपरेशन कम होगा, वो आपस में बोलेंगे कि जो नीट पेपर है इस बार बहुत टफ आया है इस बार, या फिर कुछ क्वेश्चन गलत है। तो आपको उनमें उन सब जो बातें हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है। आप अपने हिसाब से रहिए, अपने हिसाब से एग्ज़ाम देते जाइए, और तो फिर आप अच्छा कर पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पूछते हैं कि जैसे नीट सामने आ रहा है तो मैं क्या करूँ, क्या पढ़ूँ। तो जैसे अगर नीट में 1-1.5 महीने जब बचा रहता है तो मेन चीज़ होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पेपर सॉल्व करना। तो अगर आप फुल सिलेबस पेपर बहुत सारे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप बहुत सारे फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि ये मेरा वीक टॉपिक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो जो आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चन मेरे इस टॉपिक से बार बार गलत हो रहा है या बार बार मुझे छूट रहा है,
तो उस टॉपिक को आप एक बार एनसीईआरटी से या फिर आपने जिस बुक से पढ़ा, क्लास नोट्स से, या फिर जो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे पढ़ते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसके स्टडी मटेरियल से एक बार पढ़ लिया ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और बाद में जैसे आप क्वेश्चन करने बैठे तो उस टॉपिक से क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं सिली मिस्टेक और या सिली मिस्टेक्स के बारे में, या फिर वो मिस्टेक्स के बारे में जिसको आपको बचना है। तो मेन चीज़ होती है सिली मिस्टेक के बारे में कि आपको हर एक क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि छोटा बड़ा क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स मिलते हैं। और फिलिंग में भी आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ओएमआर फिलिंग होता तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कोई गलती कर बैठेंगे इस ओएमआर फिलिंग के दौरान तो पूरा पेपर ही आपको पानी में बह जाएगा। तो ओएमआर फिलिंग के लिए मेरे पास जो पर्सनल जो एक स्ट्रैटेजी था वो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। मैंने जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी 4 सब्जेक्ट के पेपर में सेक्शन रहते थे नीट के पेपर में, तो मैं करता था कि पहले बॉटनी करता था। बॉटनी के 45 क्वेश्चंस मैंने पेपर में सॉल्व करता था। उसके पेपर में सॉल्व करने के बाद उसमें जो पेपर में ऑप्शन मार्क कर लेता था, और मार्क करने के बाद जब पूरा 45 क्वेश्चंस मैंने कर लिया बॉटनी के, फिर मैं ओएमआर में भरता था। ऐसे ही मैं जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स में किया है। और अब आता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, जेईई मेन हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको खुद से एक आपका स्ट्रेटेजी, आपका एक अपने एफिशिएंसी के साथ बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने जैसे देखा है बायो के लिए आपको टाइम ज़्यादातर कम लगता है, लेकिन जैसे आप हॉल सिचुएशन में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा घबराहट होगा, थोड़ा सा आपको पैनिक सिचुएशन लगेगा, तो वहाँ पर आपके बायो के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में भी अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको याद है, तो आपको मैक्सिमम 45 से 50 मिनट्स लगेंगे केमिस्ट्री को सॉल्व करने में। अब आता है फिजिक्स, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि उनको बहुत सारे टाइम लग जाता है। तो इसमें आप अगर बायो को और केमिस्ट्री को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे तो फिजिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। और फिजिक्स में भी पहले आप कोई क्वेश्चन अगर फिजिक्स में अटक गया या फिर नहीं आ रहा है तो उसको लेकर बैठे मत रहिए। कोई क्वेश्चन अटक गया तो उसको स्किप करिए उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो कैलकुलेशन ईजी है, उसको आप पहले करते जाइए। जो बचा हुआ है उसको बाद में जब टाइम आपको मिलेगा तब उसको अच्छे से फुल माइंड के साथ सोचिए, तो वो ज़रूर हो जाएगा।